निम्न में से कौन सा तत्व उप धातु का उदाहरण है? यानी उप धातु जिसको कहते हैं मेटलॉइड, उप धातु मतलब मेटलॉइड, मेटलॉइड, मेटलॉइड। अब मेटलॉइड किसको कहते हैं? तो मेटलॉइड की संख्या 7 होता है, जैसे एक बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वैसे एसे, सब, टेपो, आते तो क्या हो गया? वैसे गीत ऐसे सब टेपो आते, ये सब क्या है? ये सब जो है आपका क्या है? उप धातु यानी मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड की संख्या जो होता है ये सब है, और इसमें बताओ कि यानी कि बोरॉन है, हाँ है, सिलिकॉन है, हाँ, जर्मेनियम है, यानी कहीं ऊपर एक में से सभी, यानी ऑल ऑफ दे, यानी कि सभी होगा। क्या पूछा था? उप धातु की उदाहरण कौन है? तो उप धातु कौन सा है? यानी कि सभी होगा, उप धातु के अंतर्गत आते हैं। देखो निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसमें दो चीज पूछता है, कमरे के ताप पर या तो द्रव अवस्था में धातु पूछेगा या तो अधातु पूछेगा। अगर धातु पूछेगा तो पारा यानी मरकरी, और धातु पूछेगा तो यानी ब्रोमीन। तो देखो क्या पूछा है? अधातु यानी कमरे के ताप पर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो देखो यहाँ कहाँ है? तो आपका ब्रोमीन, देखो यानी कि ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। इसमें देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, लेकिन क्या कहा है? धातु। इसके पहले अधातु कहा था तो ब्रोमीन, धातु कहेगा तो पारा यानी मरकरी। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा? यानी गैलियम सीजन नहीं, पारा यानी Hg, ठीक है, जिसको मरकरी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन सा शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ यानी कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट जो होता है प्योर फॉर्म में पाया जाता है। एलिमेंट जो भी होता है वो कैसे पाया जाता है? तो कहेंगे प्योर फॉर्म में पाया जाता है। एलिमेंट जो होता है प्योर फॉर्म में पाया जाता है। बताओ एयर, एयर जैसे मिश्रण है, यानी कि मिश्रण है, मिक्सचर है, मिक्सचर है। एयर जो है तो क्या है? मिक्सचर है। दूध, दूध जो है यानी कि पायस, यानी कि आपका प्योर नहीं, यानी कि शुद्ध नहीं है। लकड़ी, लकड़ी भी शुद्ध नहीं है। आपका पारा यानी Hg, पारा Hg यानी अभी बताए थे, इसका सिंबल Hg होता है। ये एक प्रकार का एलिमेंट है और ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि प्योर फॉर्म में इसको मरकरी भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, परमाणु की त्रिज्या किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु बहुत सूक्ष्म कण है, यानी कि कहेंगे कि पदार्थ का सूक्ष्म कण को ही परमाणु कहते हैं, या तो कह सकते हैं कि तत्व का सबसे सूक्ष्म कण यानी कि छोटा कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो जिसका यानी कि इसका त्रिज्या बहुत छोटा होगा, तो छोटा होगा तो कहेंगे कि नैनोमीटर होता है 10 के पावर, नैनोमीटर कितना होता है? तो नैनोमीटर आपका होता है 10 के पावर -9 मीटर, नैनोमीटर में कहेंगे 10 के पावर -9 मीटर, ये आपका होता है। माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 मीटर। आपका आंसर जो हो जाएगा सबसे छोटा कौन सा होगा? नैनोमीटर, यानी कि आंसर बी फॉर बॉल, यानी कि क्या हो जाएगा? नैनोमीटर आपका हो जाएगा परमाणु की त्रिज्या। चलो नेक्स्ट सवाल, एक एएमयू बराबर होता है, एएमयू यानी कि तत्व का जो एटम का यानी कि एटॉमिक वेट जो निकालते हैं, दो तरीका से निकालते हैं, या तो एक मोल का निकालते हैं या तो एक तत्व का निकालते हैं। एक मोल या तो एक एलिमेंट का भार निकालते हैं। अगर एक मोल का निकालेंगे तो लास्ट में ग्राम लिखना है, अगर एक एलिमेंट का अगर भार निकालेंगे यानी वेट निकालेंगे तो एएमयू लिखना है। वो निकालते कैसे हैं? तो कहेंगे कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार नहीं, कार्बन परमाणु के यानी कि 12वां भाग निकालते हैं। मैंने इस तरह से मेजर किया है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु भार का 12वां भाग, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बॉल, यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा आंसर बी फॉर बॉल। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु भार का 12वां भाग जो होता है वही एएमयू में आता है। चलो अगला, ये बहुत पूछता है, ओजोन परमाणु की परमाणुकता, ओजोन परमाणु की परमाणुकता कितना होता है? तो ओजोन परमाणु जब भी पूछेगा तो ओजोन परमाणु की परमाणुकता का मतलब कि परमाणुकता मतलब एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं? तो एटॉमिसिटी निकालने का यानी कि सबसे आसान तरीका देखो, NH4 है, गिन लो कै है, नाइट्रोजन है, वो है, हाइड्रोजन 4 है, 4 कै हो गया 5 गो, यानी कि एटॉमिसिटी 5 हो गया। H2O, H2 में हाइड्रोजन भी वो है एक ही 3 गो एटॉमिसिटी, ठीक है। पूछा है ओजोन का, तो ओजोन का होता है फार्मूला O3, O3 होता है तो क्या कर सकते हैं? यानी कि ये कितना परमाणु है? 3 गो, तो कहेंगे 3, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? C फॉर कैट, ये आपका ओजोन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एवोकाडो का मान होता है तो ये आपको याद रखना है 6.022 into 10 के पावर 23 संख्या होता है, यानी नंबर होता है, इतना पार्टिकल होता है, इतना पार्टिकल, पार्टिकल जगह पर हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतना क्या होता है? पार्टिकल, यानी कि कण कह सकते हैं, इतना संख्या होता है एक एवोकाडो नंबर पे। और एक एवोकाडो नंबर को क्या कहते हैं? जिसको एन से डिनोट करते हैं, कितने से? एन से। देखो ये एन से डिनोट करना, ये एन से एवोकाडो नंबर को डिनोट करते हैं, लेकिन ये एन से सोडियम को, ये एलिमेंट है लेकिन ये एवोकाडो नंबर का सिंबल है, ठीक है। तो ये एलिमेंट है, ये एवोकाडो नंबर का संख्या है, आप इसी से आपका कीजिएगा सिंबल उसका होता है एन, यानी कि। चलो अगला सवाल, अगला सवाल में है सल्फर के एक अणु में परमाणु, सल्फर के कितने परमाणु होता है? तो सल्फर के एक अणु में परमाणु की संख्या जो होता है कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला होता है, सल्फर का जो होता है S8 होता है, S8। तो S8 इसका S6 भी होता है, तो S6 भी होता है लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, स्टेबल जो होता है S8 होता है, यानी कि जनरली S8 होता है, S6 बहुत कम होता है, इसीलिए कौन सा होगा? S8। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखो यही इसका स्ट्रक्चर है। कहिए कैसे पता चला? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये S8 का स्ट्रक्चर हो गया। S6 का कहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो S6 का बनाने के लिए आपको इस तरह से करना होगा, हो गया 6, 1 2 3 4 5 होगा, गलती हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा होता है, चेयर की तरह बनाना रहता है, ऐसे होता है 1 2
3 4 5 6, ये S6 का है, ये S6 का है और ये S8 का है, ठीक है। S6 का है, ये S8 का है, ये स्टेबल होता है और ये भी स्टेबल होता है, लेकिन इसके कंपेयर में कम होता है, इसके कंपेयर में कम होता है, तो कहेंगे S8। इसका आंसर जो हो जाएगा D फॉर डॉग। चलो नेक्स्ट अगला है फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के कितने परमाणु होते हैं। तो फास्फोरस जो होता है सब P4 के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस जो होता है कैसे पाया जाता है, P4। कहेंगे ये P4, देखो लिखा हुआ P4, यानी कि P4 के रूप में होता है। तो बताओ कब है, यानी कि क्या पूछा है, परमाणु कई परमाणु है, 4 है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे P P P P ऐसे, ये P4 का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस तरह से परमाणु बना सकते हैं उसका स्ट्रक्चर P4 का। चलो आगे, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। अल्फा कण एक रदरफोर्ड वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर करने के लिए, यानी कि नाभिक का डिस्कवर करने के लिए अल्फा कण पार्टिकल का बम्बार्डेड करवाया था। गोल्ड फॉइल लिया था, उस पर बम्बार्डेड करवाया था, जिसमें न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ था। तो यानी कि कौन किया था, रदरफोर्ड। देखो आंसर कौन सा होगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार ये क्या हुआ था, क्या किया था, ये गोल्ड सोने का चादर यानी कि पतला चादर लिया था। चलो अगला, परमाणु के नाभिक का पता लगाने वाला वैज्ञानिक अभी जस्ट कहे रदरफोर्ड। न्यूक्लियस का खोज यानी कि नाभिक में न्यूक्लियस का खोज कहां, रदरफोर्ड। चलो अगला, अच्छा और देख लेते हैं। अब यानी कि जेजे थॉमसन, तो जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। जेजे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर अगर पूछेगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर है तो जेजे थॉमसन नील बोर्स ने ये कहा था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों यानी कि ये इस तरह से कक्षा का सेल की डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था, यही नाभिक का डिस्कवर किया था। गोल्डस्टीन जिसको कहते हैं परमाणु प्रोटॉन के प्रोटॉन का डिस्कवर किया था, प्रोटॉन का डिस्कवर किया था। चलो प्रोटॉन का डिस्कवर कौन किया था, गोल्डस्टीन, लेकिन नाम दिया था कौन, रदरफोर्ड। अगला, निम्न में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए सही है। परमाणु मॉडल के लिए रदरफोर्ड ने जो दिए थे, उन्होंने क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है, न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में उसका टोटल मास होता है। देख लेते हैं क्या परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है, नाभिक में। हाँ ठीक है, ये कहा था, यही आंसर हो जाएगा ए। अच्छा देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हाँ कहा तो था कि निश्चित कक्षाओं में, लेकिन नहीं कहा। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफी काफी कम होता है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफी कम होता है। हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना सब पूरी तरह से ठीक नहीं है। कैसे, कहा कि ये रदरफोर्ड का है, कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, ये वाला कहा नहीं था। देखो ये है, ये इस तरह से ये नहीं कहा था, ये नील बोर्स कहे थे, इसका कहना था यानी कि ये तो निश्चित कक्षा है, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी, ये देखा तो निश्चित है। लेकिन इन्होंने बताया था कि देखो ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रॉन। बताओ निश्चित कक्षा इसका नहीं ना, ये निश्चित कक्षा इसका नहीं था, यानी ये वाला आंसर गलती हो जाएगा, यानी कि ए और सी होगा। उपयुक्त सभी नहीं होगा, ए और सी होगा, यानी कि बी जो है सिर्फ गलती है। ठीक है आगे, किसी परमाणु के एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो इसको एन के जुगाड़ लगाते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, अधिकतम निकालने का है तो 2n² लगा देना, 2n²। एन का वैल्यू, अब इसका जो होता है पहला k होता है, l होता है, n होता है, n होता है, o होता है, ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, तब k तक n के जगह पर कितना रखेंगे 1, तब 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तब 2 गुने 1 यानी कि 2 आएगा। इसका निकालेंगे तब 2 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तब 2 गुना 4 गुना 8 आएगा। इसको निकालेंगे 2 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 गुना 18, इसका 18 आएगा। अगर n का पूछेगा तब 2 गुने 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 को 16 गुना 32 आएगा। अगर ये पूछेगा तो 2 गुने 5 का स्क्वायर 25 25 गुना 50, ये लास्ट में आएगा तो 50 आएगा, 50 इलेक्ट्रॉन। किसका पूछा है, किसी परमाणु को एन कक्षा में दिखता है, एन में 18, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, सी फॉर कैट, यानी कि आपका 18 हो जाएगा। चलो अगला, न्यूट्रॉन का डिस्कवर, अभी बताया था न्यूट्रॉन का डिस्कवर कौन किया था, तभी यानी कि नील बोर्स ने यानी कि तो बताया था कि निश्चित कक्षा में घूमता है। रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था, प्रोटॉन का, और न्यूक्लियस नाभिक का। जेजे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। चैनविक ही न्यूट्रॉन का डिस्कवर किए थे, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि डी फॉर डॉग, चैनविक ने किया था। अगला सवाल, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को कहा जाता है। देखो परमाणु है, ये नाभिक है, ये परमाणु है। ठीक, अब परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन, इसमें जितना प्रोटॉन पाया जाता है यही प्रोटॉन को कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। लेकिन वही अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला के कहता तब कहते हैं एटॉमिक वेट। लेकिन देख लेते हैं कुछ कहा एटॉमिक वेट, अगर खाली प्रोटॉन कहा है, प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहेंगे, लेकिन एटॉमिक वेट कहेंगे तब P प्लस N दोनों को मिला को कहेंगे एटॉमिक वेट। क्या सवाल कहा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, खाली प्रोटॉन की कुल संख्या कहा तो कहेंगे परमाणु संख्या कहते हैं। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की अगर जोड़े तो कुल संख्या कहते हैं परमाणु, इनके द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पूछा था। देखो परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या अलग होता है। चलो ठीक है, सोडियम के एक परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन क्या है 11, इलेक्ट्रॉन 11 और न्यूट्रॉन 12 हो, तो सोडियम का द्रव्यमान अभी बताए थे, द्रव्यमान निकालना है तो P प्लस N का दो, P कितना है, प्रोटॉन 11 प्लस N कितना है 12, कितना आ जाएगा 23, यानी एटॉमिक वेट आ गया। यानी कि वेट निकालना है तो कहेंगे P प्लस N, ये जोड़ दो आ जाएगा आपका प्रोटॉन का, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। ठीक, अगला, परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या विहीन वाले परमाणु को कहा जाता है। देखो इसमें एक जुगाड़ है, इसको सीख लो पहले, ये बहुत बार पूछता है। कहीं कहेगा समहारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, कुछ हो कहेगा, समस्थानिक कहेगा। तो देखो इसको समहारिक या इसको कहते हैं आइसोमर, आइसोमर्स। समस्थानिक को कहते हैं आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। हाँ, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स, आइसोटॉन्स।
आइसोटॉन्स, ठीक है। अब देखो इसमें कहेंगे किसको, जिसमें जिसका मास बराबर है, जो भी दो तत्व का मास बराबर रहेगा उसी को समभारी कहेंगे। या तो तत्व रहे, या तो आयन के रूप में रहे, या तो यौगिक के रूप में रहेगा, यानी कि क्या होगा, समभारी कहलाएगा। जैसे में देखो आर्गन का नाम सुना होगा, कैल्शियम का नाम सुना होगा, 20 होता है और ये भी 20, 18 होता है। अच्छा, इसका होता है 40 और इसका होता है 40। तक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जिसका परमाणु संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो लेकिन परमाणु यानी कि एटॉमिक वेट समान हो, उसी को क्या कहते हैं, समभारिक यानी आइसोमर। आइसोटॉप्स किसको कहेंगे, आइसोटॉप्स को कहते हैं मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, एक हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन, एक तीन, इस तरह से होता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, तो इस तरह से तीन होता है। तो बताओ इसका प्रोटॉन की संख्या तीनों का एक एक है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, तो क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स है। ठीक, आइसोटॉन्स, आइसोटॉन्स किसको कहेंगे, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। जैसे ध्यान देना, मैग्नीशियम 12 24, सोडियम, सोडियम का 11 23। देखो तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तभी न्यूट्रॉन निकालने के लिए, न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला एक होता है ए माइनस पी। ए कितना है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस पी की जगह पर 12 है, तो 24 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, ये 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा। 11 11 23 में से 11 जाएगा तो 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आया, अगर बराबर आएगा तो क्या कहेंगे, आइसोटॉन्स है। ठीक है, इस तरह से आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो अगला सवाल देखो, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, अभी लिखे थे तुरंत, तीन गो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, तीन गो। क्या पूछा, कितने समस्थानिक होता है, तीन होता है, क्या होता है, तीन गो। चलो अगला सवाल, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको मैजिक नंबर याद होना चाहिए। मैजिक नंबर क्या होता है, तो मैजिक नंबर जो आपको होता है, देखो मैजिक नंबर लिख लेना, 2 8, अभी जो लिख रहे थे 8 18 18 32 32, ये होता है। इसी प्रकार से आप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका निकालना है, सोडियम का। तो सोडियम का निकालो, सोडियम का होता है 11, तो 11 को लिखेंगे पहले 2, उसके बाद 8 8 तो 10 हो गया, 11 चाहिए 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम को चाहिए, मैग्नीशियम का 12 होता है, लिखेंगे 2 8 2 लिख देंगे। उसी प्रकार लिखेंगे पोटेशियम का 19 होता है, लिखेंगे 2 8 8 1, लास्ट में कितना आया 1। यानी कि आपको पूछा है, कि क्या पूछा है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दो होगा नहीं, और दो होगा नहीं, जोड़ने पर तो आ जा रहा है, देखो 8 3 11 आ जा रहा है, लेकिन नहीं होगा, 2 1 8 ये नहीं होगा, 2 8 1 2 8 1, हाँ यानी आंसर